गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज स्टोर मैनेजमेंट में फिर से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज द इश्यू ऑफ मटेरियल इन स्टोर। यानी कि स्टोर से जब भी मटेरियल को जारी किया जाता है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है प्रोसीजर, वो समझिए। इश्यू ऑफ मटेरियल में हमने जो चीज खरीदी थी उसको जितने भी यूजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको जारी किया जाएगा ताकि कि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन कर सके। तो उसका कौन सा वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसी चीज को आज की क्लास में मैं कवर कर रही हूँ। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस एंड कमेंट्स। Thank you and keep watching my videos regularly. Now we are proceeding to the class. Issue section. देखो, जो इशू करने का काम करता है उस सेक्शन को बोलते हैं द इशू सेक्शन, जारी करने का विभाग। ठीक है, अब ये क्या होता है, इशू का मतलब क्या है ये समझ लो। हिंदी में हम इसे जारी करना भी कहते हैं, निर्गमित करना भी कहते हैं, भेजना भी कहते हैं, आगे बढ़ाना भी कहते हैं। बहुत सारे मतलब है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपके पास आ गई है वो आपने अपने यूज के लिए तो खरीदी नहीं है, आपने कोई और यूजर है उसका, तो उस तक सप्लाई करने का जो आप काम करते हैं दैट इज योर इशू ऑफिसर। तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स टू द यूजर्स डिपार्टमेंट। तो जितने भी यूजर डिपार्टमेंट्स होंगे उनको इशू करने का जो काम करता है, सप्लाई का जो काम करता है, वही विभाग कहलाता है इशू सेक्शन। अब आगे बात करते हैं बेंचमार्क क्या है इसका। देखो, एक्चुअली इसका बेंचमार्क होता है कि कितना अच्छे से ये इशू सेक्शन काम कर रहा है, राइट। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जितना भी स्टोर से सामान आगे जाता है ये एक स्टोर की परफॉर्मेंस को जज करने का काम करता है। यही इसका एक बेंचमार्किंग का काम करता है कि कितना एफिशिएंटली ये काम किया जा रहा है कि विदाउट एनी इंटरेक्शन, विदाउट डिले, अगर यूजर डिपार्टमेंट तक आप सामान को टाइमली पहुंचा देते हो, दैट इज द बेंचमार्क ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो एक स्टोर ऑफिसर का ये परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क साबित होता है कि वो मटेरियल का सप्लाई किस तरीके से करता है या उसको इशू किस तरीके से करता है कि किसी को भी कोई तकलीफ ना होने पाए। और हम एक और भी बात कह सकते हैं कि जितने भी यूजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसी चीज से जज करते हैं कि हमारा स्टोर ऑफिसर या हमारा स्टोर डिपार्टमेंट कितना ज्यादा एलिजिबल है या कितना ज्यादा परफेक्शन रखता है अपने काम में। उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इसी से कैलकुलेट की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं बेंचमार्क का जो इफेक्टिवनेस और उसकी परफॉर्मेंस है वो यही से जज होती है। अब आगे की बात, इसको हम अगर कैटेगराइज करें या क्लासिफाई करें तो हम दो मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखो, जब भी स्टोर से मटेरियल इश्यू किया जाता है तो दो बेस किए जा सकते हैं। नंबर वन, ऑन द रिक्विजिशन फॉर डायरेक्ट यूज। जैसे डिपार्टमेंट्स हैं वो रिक्विजिशन लगाते हैं कि हमें इस सामान की इतने मात्रा में इस समय पर जरूरत होगी, तो उसको हम डायरेक्ट यूज वाला कहते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट यूज के लिए भी इशू किया जाता है। एक दूसरा आता है ऑन लोन और स्क्रैप्ड इन ड्यू कोर्स। मान लीजिए कि कोई चीज है, अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को लोन के लिए दे रहे हो, उधार दे रहे हो या स्क्रैप के लिए निकाल रहे हो, तो उसको भी इशू करना कहते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग चीज होती है। लेकिन यहाँ हम मेजर काम करेंगे डायरेक्ट यूज के लिए, जब एक जो स्टोर ऑफिसर होता है वो मटेरियल को इशू किस तरीके से करता है। तो देखो, जब भी इशू करने की बात कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स जब काम करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं ये जरा बात को समझो। तीन मेजर काम करते हैं फैक्टर। एक, ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन का मतलब है स्टोर ऑफिसर या अथॉरिटी जो होती है इशू करने के लिए, केवल वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस मटेरियल को इशू करने के लिए। अगर कोई और व्यक्ति इशू कर देता है तो दिस इज नॉट द ऑथेंटिक, राइट। तो अधिकृत अधिकारी ही मटेरियल को जारी करने का काम कर सकता है। जब आगे की बात करते हैं रिक्विजिशन। अब रिक्विजिशन जो लगाई जाती है वो क्या क्या है, यानी रिक्विजिशन में जब एक यूजर डिपार्टमेंट है अपनी रिक्विजिशन लगाता है कि हमें ये सारी चीज ऐसे 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 चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं प्रार्थना या रिक्विजिशन फॉर्म, राइट। अब आगे की बात करते हैं MIF। अगर मैं MIF सिर्फ बोलूंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर इसको फुल फॉर्म से बोलूंगी तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मटीरियल इंडेंट
जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं MIF। देखो, जब भी कोई स्टोर ऑफिसर को एक डिपार्टमेंट अपनी रिक्विजिशन लगाता है तो बोल के तो कह नहीं सकता, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं होती, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन में होती है। तो जिस फॉर्मेट में वो अपनी रिक्विजिशन लगाता है उस डॉक्यूमेंट को MIF बोलते हैं, मटीरियल इंडेंट फॉर्म। ठीक है, उसका एक सेट परफॉर्मा भी हो सकता है और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किया गया एक सेट परफॉर्मा हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, इंडेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। इंडेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा लेटर होता है जो रेज करता है कि कितनी चीज हमें चाहिए, आपका इंटेंशन शो करता है। और वो इंटेंशन होता है कि एक डिपार्टमेंट स्टोर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कब एक्सपेक्ट कर रहा है और कितनी मात्रा में एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी जो उसकी नीडी मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी, उसका टाइमिंग और उसकी किस समय जो चाहिए, वो सारी चीजों को बताया जाता है। तो ये इंडेंट फॉर्म होता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि इंडेंट फॉर्म में बहुत तरीके से हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं इंडेंट के, जैसे परचेज इंडेंट हो सकता है, सेल इंडेंट हो सकता है, रिक्विजिशन इंडेंट्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरीके से वो अपने परचेज इंडेंट में जैसे अपना क्या चीज वो खरीद रहा है, कितनी मात्रा में खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, किस क्वालिटी की खरीद रहा है, उन सारी चीजों का ब्यौरा होता है। इसको बोलते हैं MIF। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इशू है वो देखो, आप प्राइसिंग रूल्स भी काम करते हैं। किस जो गवर्निंग रूल्स होंगे वो हम देखने पड़ेंगे कि मटेरियल को जो इशू किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। यानी इंपॉर्टेंट मेथड जो होते हैं इशू ऑफ मटेरियल के प्राइसिंग में वो बहुत सारे होते हैं। मैं आपको मेजर ये करवा रही हूँ, सारे ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं और इसके MCQs भी बन जाते हैं। तो इनकी एक तो फुल फॉर्म पूरा याद रखेंगे आप, और दूसरा आप इनके मतलब में क्या चीज छिपी हुई है, कीवर्ड्स क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कर रही हूँ ACM। बहुत सबको मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है ACM। अब ACM क्या है वो बात को समझो, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। मैं एक बार सबकी पूरी फुल फॉर्म बता देती हूँ, आप इसे ध्यान से सुन लें और इसके नोट्स भी बना लें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। एक बार सुनने से कभी भी ये मटेरियल आपको याद रहने वाला नहीं है। तो फिर से सुनो, ACM का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ACM, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इनको सबको डिटेल में बताऊंगी, पहले एक बार केवल मैं इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ। फिर है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड LIFO कहलाता है। फिर अब आप एक नई टर्म से वाकिफ होंगे, HIFO। HIFO का मतलब क्या है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जो हाईएस्ट सबसे पहले आया था उसको पहले निकालना है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। अब है SACM। SACM, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, जितना भी माल आया, जिस रेट पे आया उसको एवरेज निकाल लो, जब जब समय पर खरीदी की गई थी उसकी एवरेज कॉस्टिंग निकालो और उसके बाद उस प्राइसिंग पे इशू कर दो। इसको बोलते हैं SACM, ठीक है, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। अब आगे की बात करते हैं WACM, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेज किया जाता है, उसका एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है। एक आता है PACM। PACM का मतलब होता है पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड। यानी एवरेज कॉस्ट को भी निकालने के कितने सारे तरीके हो गए, एक सिंपल हो गया, एक वेटेड हो गया, एक पीरियोडिक हो गया। अब आगे की बात SCM। SCM का मतलब है स्टैंडर्ड जो कॉस्ट मेथड है उसको बोलते हैं SCM, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। और अब आ रहे हैं हम RCM। RCM का मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। कई बार चीजों को रिप्लेस किया जाता है, उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है, उसको बोलते हैं RCM, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब हम एक एक चीज को समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले ACM, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। यानी एक्चुअल जो आपको कॉस्ट आई थी, इसका मतलब है जिस मटेरियल को आपने जब खरीदा था तो सेपरेटली जब खरीदा था तो जिस भी कॉस्ट पे खरीदा था वो उसी एक्चुअल कॉस्ट पे आप उसको इशू कर रहे हो। FIFO का मतलब है जो मेथड आप, जो मटेरियल आपने पहले खरीद की थी आप उसको पहले निकालो ताकि की चीज खराब होने से बच जाए। इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हो सकते हैं, उस पर अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं केवल कीवर्ड्स बता रही हूँ इसको। तो FIFO का मतलब है जो चीज आपने पहले खरीदी थी उसे पहले निकालो ताकि कि वो खराब ना होने पाए, प्रचलन से बाहर ना होने पाए। और अब आते हैं हम, इसका ठीक उल्टा होता है, LIFO मेथड होता है। LIFO मेथड में क्या करते हैं, जो चीज लास्ट में आपके पास में आएगी उसको पहले निकालो। देखो कई बार
ट्रेंडी मटेरियल बनना होता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंडी है या फैशनेबल इंडस्ट्री से आप अगर रिलेट करते हैं, तो ऐसे में वो मटेरियल आपको पहले निकालना चाहिए जो आपने लास्ट में खरीदा था। लास्ट में जो खरीदा होगा वो अभी ट्रेंड में चल रहा होगा, मार्केट में उसकी डिमांड जबरदस्त होगी, तो उसी से चीजों को, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उसी मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे निकाला जाना चाहिए। इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट मेथड, लीफो कहलाता है। इसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, ठीक बात है। अब आ जाओ हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट प्राइस से, उनको आप पहले इशू करो। अब इसका मतलब है आप डेट पे ध्यान नहीं देंगे, किस समय आपने जब खरीदा था, अलग अलग डेट पे आपने मटेरियल को खरीदा होगा और अलग अलग प्राइसेस पे खरीदा होगा, तो जिसकी हाईएस्ट प्राइस थी आप उसको पहले निकालो। यहाँ लास्ट इन फर्स्ट इन उससे कोई मतलब नहीं है, लीफो फीफो से मतलब नहीं है, सिर्फ हम प्राइसिंग को ध्यान दे रहे हैं। जिस प्राइस को आपने हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा है, जिस भी मटेरियल को, उसी मटेरियल को आपको पहले इशू करना है। इसका अजम्पशन क्या होता है ये समझ लो। इसका अजम्पशन ये होता है, जो फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशन मार्केट होता है, यानी जब मुद्रा का प्रसार होता है और जो संकुचन वगैरह होता है, फ्लक्चुएशन जो आता है, उतार चढ़ाव कहते हैं, उच्चावचन कहते हैं इसको, ये जो आता है ना, इस चीज के एनकैश करने के लिए, इन चीज को एनकैश करने के लिए इस मटेरियल को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाता है, ताकि ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा माल प्रॉफिट के रूप में अब्सॉर्ब कर सके। इसका मेजर जो अजम्पशन होता है वो यही होता है, जिस मटेरियल को आपने हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा है उससे चीज को बनाओ और फटाफट से उसमें प्रॉफिट ऐड करो, कॉस्टिंग जो भी है उसकी निकालो, प्रॉफिट ऐड करो, प्राइसिंग सेट करो और मार्केट में निकाल दो, ताकि हाईएस्ट जो प्रॉफिट है एब्जॉर्ब कर सके आप उससे, ठीक है। अदरवाइज बाद में हो सकता है कि वो हाईएस्ट प्राइस पे आपका काम करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए, ये होता है। ये हो गया आपका हीफो। अब अपन आते हैं सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड पे। सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, जब आपने अलग अलग डेट पे कोई भी चीज खरीदी हो उसकी एवरेज कॉस्ट निकाल लो, और जब आप इशू करते हो इस मटेरियल में से किसी भी क्वांटिटी को, तो आप उसकी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से उसको इशू करते जाओ, ठीक बात है। जैसे आपने कोई चीज है 10 रुपए में खरीदी थी एक टाइम, 12 रुपए में एक टाइम खरीदी थी, 14 रुपए में एक टाइम खरीदी थी, ये 3 बैच निकले। अब इन 3 बैच के निकलने का मतलब है इन टोटल आपकी 36 रुपए की खरीदी हुई है तीनों बैच में, इसको 36 को 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आया, 12 रुपए पर यूनिट आया ना। अब 12 रुपए के हिसाब से आप इस क्वांटिटी को आगे इशू कर दो। ये है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, SACM, जिसको हम एक नॉर्मल एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अब आते हैं अपन आगे WACM में। WACM का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसमें क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में इसमें रिकैलकुलेशन किया जाता है हर टाइम पे, बार बार, यानी जितनी भी रिसीविंग आई है उसको हम ध्यान में रखते हैं और क्वांटिटी को और कॉस्ट को दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, समझो बात को। जब मान लीजिए आपने मटेरियल रिसीव किया 1000 यूनिट्स में, उसकी क्वांटिटी क्या है, 1000 यूनिट है। अब आपने क्या किया, 1300 यूनिट तो आपने 15 रुपए में खरीद की थी और 800 यूनिट जो है आपने 16 रुपए में खरीद की थी। आप समझ रहे, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, 1000 यूनिट आपने खरीदी 15 रुपए के हिसाब से, 1300 यूनिट खरीदी आपने 16 रुपए के हिसाब से, और 800 यूनिट खरीदी आपने 1400 रुपए के हिसाब से। तो आपकी जो अलग अलग टाइम पे जो किया है ना, इनको क्या कर रहा है, यूनिट को उससे मल्टीप्लाई करो जो उसकी रेट है और उसको निकाल लो अमाउंट को, फिर अगली जो यूनिट खरीदी थी उसकी रेट से मल्टीप्लाई करो, उसकी अमाउंट को निकाल लो, फिर तीनों को जोड़ लो, फिर तीनों को जोड़ करके जो टोटल यूनिट है उसका टोटल अमाउंट से डिवीजन कर दो, आपको जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी। सिंपल सी बात है ना। ये बात पहले अपन ने क्या किया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट में केवल कॉस्टिंग को डिवाइड किया था 3 बैचेस से। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आई है उसके बाद हमने यूनिट से डिवीजन किया है, तब हमारे को चीजें मिली है। यानी 1000 रुपए को आपने 15 रुपए से मल्टीप्लाई किया, 1300 को आपने 16 रुपए से मल्टीप्लाई किया और 800 को आपने 14 रुपए से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से जो चीजें आई है और यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया 1000, 1300 और 800। अब क्या हुआ, टोटल जो अमाउंट आपके पास में आएगा वो आपका आएगा 47,000 आ जाएगा। 47,000 को आप 3100 यूनिट से डिवाइड कर दो, 15 रुपए 16 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आप चीज को आपको आगे इशू करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। आप इसको फैला भी लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है, 1000 यूनिट को 15 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 15,000 रुपए। अगर फिर आगे 1300 यूनिट हमने खरीदी, वो 16 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, तो हमें क्या मिला, 20,800 रुपए। फिर हमने 800 यूनिट को खरीदा है हमने 14 रुपए के हिसाब से, तो हमें क्या मिला, 11,200 रुपए। अब इन तीनों
जो अमाउंट आई है इसकी हमने टोटल की तो 47,000 आया, और यूनिट जो खरीदी थी 1000, 1300 और 800, इनको टोटल किया तो 3100 आया। इसका जब डिवाइड कर दिया 47,000 में तो हमको मिला 15 रुपए 16 पैसे। इसका मतलब है अब चाहे मैं 500 यूनिट को इश्यू करूं चाहे 1000 यूनिट को इश्यू करूं, 15 रुपए 16 पैसे पर यूनिट के हिसाब से मुझे इश्यू करना है। इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये मेरा मेथड समझ में आया होगा। मैं क्योंकि बोल के समझा रही हूँ, पर मैं जो समझा रही हूँ डिटेल में समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि धीरज से समझाऊं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसे अपने आप लिख के करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पीएसीएम की, बात करते हैं पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड। पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है? टाइम टाइम पे आपने जो चीजें खरीदी है, यानी सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक जो था उसकी कॉस्ट में ऐड कर लो, जिस पूरे एक साल भर के दौरान आपने या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान आपने चीजों को खरीदा, इन दोनों को जोड़ दो। नीचे क्या करोगे? अब आपने क्या करना है, जो पूरे पीरियड के दौरान में टोटल यूनिट रिसीव्ड हुई है उसका और जो ओपनिंग स्टॉक था उसको, यूनिट्स को भी जोड़ दो। अब डिवाइड कर दो, यानी कॉस्ट जो ओपनिंग स्टॉक में थी कॉस्ट वो, और जो पूरे पीरियड में चीजों को खरीदा उसकी जो कॉस्ट है उनकी कॉस्ट को जोड़ दो। और फिर स्टार्टिंग में ओपनिंग यूनिट्स में क्या थी, ओपनिंग जो स्टॉक में जो यूनिट्स थी उनकी संख्या में एक पर्टिकुलर पीरियड में खरीदी गई यूनिट्स की संख्या को जोड़ दो, तो ऊपर की कॉस्ट में नीचे यूनिट्स की कॉस्ट, यूनिट्स का डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा अब एक पीरियडिक एवरेज कॉस्ट क्या है। कहने का मतलब क्या, आपके 2000 यूनिट स्टार्टिंग में थी, 2000 की कॉस्ट मान लीजिए 2000 रुपए ही मान लेते हैं, और खरीदा आपने 5000 है, 5000 रुपए और 2000 में जोड़ो 7000, 7000 के बाद में यूनिट भी वो सेम आ रही है 2000 और 5000, तो उनको 7000 का 7000 में डिवाइड कर दो, 1 रुपए आया। तो आप जो आप यूनिट्स सप्लाई करोगे या इश्यू करोगे वो 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सप्लाई करोगे। इसको पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड कहते हैं। अब एससीएम आ जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इसमें पहले से हम एक डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम इस रेट पर आगे इसको इशू करने वाले हैं। मतलब कितने में खरीदी, कितना ऊपर नीचे हुआ, पहले कितने में खरीदे थे उसको कंसीडर ना करके हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, और उसी इसमें जो भी वेरिएंस आते रहते हैं एक्चुअल परचेज में और स्टैंडर्ड इशू में, उसको हम राइट ऑफ करते रहते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। एक आता है अब लास्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को एक और नाम से जानते हैं, उसको समझ लो मार्केट प्राइस मेथड भी कहते हैं, एमपीएम, मार्केट प्राइस मेथड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें हम मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मटेरियल किसी प्राइसिंग मटेरियल इशू से रिप्लेस जब हुआ था तो उसका कितना अंतर आया था। तो जो डिस्टिंक्ट होता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से और डेट ऑफ परचेज में जो अंतर आता है उसी को हम रिप्लेसमेंट प्राइस कहते हैं, और इसी रिप्लेसमेंट प्राइस के हिसाब से हम मटेरियल को इशू करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है उसमें हम इसी चीज को मेंशन करते हैं। इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं आरसीएम। मैंने ये सारी चीजें, हालांकि आपके पास में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं आपको पहले भी मेरी क्लास में बताई थी, एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली हूं, क्योंकि एमसीक्यूज अगर मैंने आपको कोई 50 एमसीक्यू भी दे भी दिए ना तो मान के चलना आप उस पर विश्वास करने लग जाओगे। जबकि बीआरओ किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट डूइंग माई अ सिंगल एफर्ट। तो मैं अगर कोई चीज आपको दे दूंगी तो आप उस पर विश्वास करने लग जाओगे, और अगर वो पेपर वैसा नहीं बैठा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करना। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द नोट्स एंड क्लासेस। प्लीज बी अवेयर अबाउट इट एंड प्रिपेयर योर नोट्स ऑन सेल्फ। आई नो कोई बुक नहीं मिल रही मार्केट में, कोई एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं है, कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनी क्वेश्चन, एनी एमसीक्यूज। तो आप ही को, आपका चैलेंजेस बहुत बड़ा है, आप ही को इस चैलेंजेस को फेस करना होगा, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज आपको दे दी और वो पेपर में उसका मैच नहीं हुआ तो मुझे लगता है शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स एंड नोट्स। प्लीज आप अपनी तैयारी स्वयं जो एफर्ट है उससे कीजिए। मैंने एमसीक्यू नहीं देना है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस एमसीक्यू के भरोसे रह जाओ और आपका क्वेश्चन पेपर पता नहीं कौन सी दिशा में बैठे और कहीं कोई अनजस्टिफाइड हो जाए। बीइंग अ टीचर आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं किसी के साथ कोई विश्वास का धोखा करूं, कोई भी चीज, ऐसा मुझे बिल्कुल जचता नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट
डिनाइंग, मैं मना कर रही हूँ कि मैं एमसीक्यू नहीं दूंगी। हाँ, नोट्स मैं आपको दे दूंगी, और नोट्स का तरीका क्या रहेगा, जैसे ही नोट्स मैं बना लेती हूँ मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, उस लिंक को क्लिक करते ही आपके वो नोट्स खुल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।